लो, हम आ गए हैं। कब से तुम अपने गांव के लिए तड़प रहे थे ना? अब तो मिल गई शांति। हाँ शांति मिली, लेकिन गांव के शुरुआत में वो किसकी मूर्ति रखी हुई है? हाँ मैंने देखा। ये कौन है रे उदय? ये तुम्हारे गांव की स्वतंत्र सेनानी है क्या? नहीं तो मेरी जानकारी में तो हमारे गांव की कोई स्वतंत्रता सेनानी या विशिष्ट महिला नहीं थी। क्या पता। माजी भैया। जी हुजूर बोलिए। माजी भैया, गांव के किनारे पर वो किसकी मूर्ति है? उस मूर्ति की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है हुजूर। देखिए, आप लोग यहाँ पे घूमने आए हैं ना, तो घूमिए ना, घूमिए, लेकिन ऐसे सवाल मत पूछिए। मैं बता नहीं पाऊँगा। क्या मतलब? क्यों नहीं बता पाओगे? क्या है इस मूर्ति में है? देखिए हुजूर, गांव के सभी लोग उससे बचकर चलते हैं, इसीलिए आप मुझसे मत पूछिए ना। आप लोग यहाँ आए हैं क्यों खामखा इन सब बातों में उलझ रहे हैं? मैं चलता हूँ। बाप रे, मांझी ने तो ऐसा किया जैसे मैंने कोई मना की हुई चीज़ पूछ ली हो। अजीब है। अरे ऐसे थोड़े ही होता है। लेकिन अभी तक जमींदार के घर से कोई आया क्यों नहीं है? वही तो मैं सोच रहा हूँ। पिताजी ने तो कहा था कि गाड़ी भेज देंगे, लेकिन तभी उन्होंने देखा उस महिला ने उन तीनों को देखकर आश्चर्य से पूछा, आप लोग भी इस बारिश में फंस गए हैं क्या? हाँ, और पूछे मत। हम इस गांव में पहुंचे थे, ऐसे समय में बारिश हो गई कि क्या ही बताऊं। आप भी इस गांव में नहीं है क्या? नहीं, मैं तो इसी गांव की रहने वाली हूँ। आप इसी गांव की रहने वाली हैं, तो फिर आप जरूर जानती होंगी वो गांव के किनारे घाट के पास जो अर्ध प्रतिमा रखी हुई है वो किसकी है? बाप रे, उस मूर्ति के बारे में जानकर अब क्या करेंगे? गांव में बहुत कुछ देखने लायक है, वो देखिए, घूमिए फिरिए, लेकिन उस मूर्ति के बारे में मत पूछिए। गांव के लोग कहते हैं उस मूर्ति से बचकर रहना ही अच्छा है। दत्त तरीकी, आप लोगों को क्या हो गया? जब से है तब से एक ही बात कह रहे हो। ऐसा क्या है उस मूर्ति में? और मूर्ति है किसकी? वो मूर्ति काला मणि की है। क्या काला मणि? ऐसा नाम भी होता है क्या? होता है। जन्म के बाद माँ को खो दिया और जन्म के 1 महीने बाद पिता को। रंग उसका सांवला था, इसलिए चाचा चाची ने उसका नाम काला मणि रख दिया। लेकिन काला मणि की मूर्ति इस तरह गांव के मुहाने पर क्यों लगाई है? क्या कारण इसका? उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, लेकिन ये सब जानने के लिए तो आपको एक बहुत बड़ी कहानी सुननी होगी। तो ठीक है। एक तो बारिश वाली शाम है, ऊपर से हमारी गाड़ी भी नहीं पहुंची है अभी तक, तो आप बताइए, हम सुन लेंगे। वो लगभग आज से 20 साल पहले की घटना है। दिन था चौथा अग्रहायण। उस दिन जमींदार का बेटा नयन अपनी खूबसूरत पत्नी और छोटे बेटे को लेकर 15 साल बाद गांव आया था। नौकर चाकरों में बहुत हलचल थी। सब कंधे पर बड़े बड़े बोरे बक्से लेकर चल रहे थे। पहली बार जब काला मणि की मुलाकात नयन से हुई, पहली बार मतलब जवानी आने के बाद पहली बार, काला मणि नदी के किनारे बैठी थी। नहीं बेटा, रोते नहीं है। देखो हम आ गए हैं ना। सुनो, बेटे को गोद में लो, वो तो रोए जा रहा है। अरे नई जगह है ना, इसलिए शायद ये घबरा गया है। नयन, ए नयन। मुझे? अब क्या तुम मुझे बुला रही हो? हाँ, तुम्हें ही बुला रही हूँ। मुझे पहचान नहीं रहे हो? मैं काला मणि। ओह, तुम काला मणि हो? मैं तुम्हें ना पहचानूं, ऐसा हो सकता है? कितने दिनों बाद मुलाकात हुई है। बताओ तो, हम दोनों उसी गुरुओं की पाठशाला में एक साथ पढ़ते थे। कितनी बड़ी हो गई हो तुम। हाँ, दिन तो कम नहीं बीते हैं। देखते देखते 15 साल गुजर गए। तुम तो पत्नी और बेटे के साथ गृहस्थ बन चुके हो। ये कौन है? क्या कह रही है? अरे कुछ भी नहीं, ये मेरे बचपन की दोस्त है। तुम बेटे को लेकर घर जाओ, मैं इससे थोड़ी बात करके आता हूँ। सच में काला मणि, बीच में कितने साल गुजर गए। अगर तुम आज नहीं बुलाती तो मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पाता। तुम मुझे पहचान नहीं पाए और मैं तुम्हें भूल नहीं पाई। तुम्हें याद है
पारुल के घर के पीछे के बगीचे में जब मैं और तुम खिलौनों का खेल खेलते थे, तब तुमने मुझे क्या कहा था? तुमने कहा था तुम मेरे पति हो और मैं तुम्हारी पत्नी। वो सब बचकानी बातें तुझे अभी भी याद है कालामणि? तब तो हम बहुत छोटे थे। छोटे थे इसी वजह से? और जब हमने गुरुजी का पाठशाला छोड़ा था, राधा माधव घोषाल के विद्यालय में पढ़ना शुरू किया, तब भी तो तुम हमेशा मेरे साथ रहते थे नयन। ए कालामणि, ऐसा चुप क्यों हो? क्या हुआ है, बताओ तो मुझे। रहने दो, मुझे तो तुमसे बात ही नहीं करनी। राहुल ने कहा कि तुम तो शहर जा रहे हो। बाप रे, खबर तो तेरे पास भी पहुंच ही गई। उफ, राहुल के पेट में क्या कोई बात नहीं रहती? मैं क्या करूं बता तो। पिताजी ने कहा है कि इस गांव में पढ़ाई की अच्छी व्यवस्था नहीं है, इसीलिए मुझे शहर भेज रहे हैं वो। बड़े शहर जाकर तो तुम मुझे भूल जाओगे ना? वहाँ तो तेरे नए दोस्त बन जाएंगे। धत पगली, मैं तुझे कभी भूल सकता हूँ क्या? मैं पढ़ाई करके जरूर वापस आऊंगा और आकर तुझसे शादी करूंगा, देखना। क्या बोलते हो तुम भी? अरे सच कह रहा हूँ। खिलौनों का खेल खेलते समय हम दोनों कैसे पति पत्नी बनते थे, एक दिन हम सचमुच के पति पत्नी बन जाएंगे, देखना। इसके बाद जब तुम जा रहे थे, मेरे हाथ में छोटी सी गुड़िया देकर गए थे और कहा मेरा इंतजार करना। और वो इंतजार करते करते इतने साल गुजर गए नयन, लेकिन तुम नहीं आए। तू क्या पागल है कालामणि? वो सब बचपन की बातें थी, तब क्या इतनी अकल होती है भला? बताओ तो, तुमने उसे लेकर इतना सोचा है? तुमने कहा था शहर जाकर मुझे चिट्ठी लिखोगे। शुरुआत में तो कुछ दिन चिट्ठी लिखी, पर उसके बाद सब बंद हो गया। तुम्हारी चिट्ठी की आस में मैं रोज डाकिये के पास जाती थी। क्या मुसीबत है, तुझे तो तभी समझ जाना चाहिए था ना कालामणि कि मुझे ये सब याद ही नहीं है। बचपन में किसने क्या कहा उस बारे में कोई सोचता है क्या? तुम नहीं सोचते हो नयन, तभी तो पत्नी और बेटे के साथ घर बसा लिए। और मैं, जहाँ गांव की लड़कियाँ 14-15 साल में ही शादी कर लेती हैं, वहाँ मैं 25-26 साल तक कैसे रह रही हूँ, कभी सोचा है तुमने? क्यों? सिर्फ तुम्हारी राह देखते हुए। देख कालामणि, मैं पत्नी पुत्र के साथ अब पूरा ग्रस्त हो गया हूँ। बचपन की बातें अब मुझे याद भी नहीं है। तुझे भी कह रहा हूँ कि ये सब पागलपन भूलकर एक अच्छा लड़का देखकर शादी कर ले। चल, अब चलता हूँ, बाद में मिलते हैं। उस समय वो लड़की कौन थी जो आपको बुला रही थी? आप तो लगभग 15 साल बाद लौटे हैं, तो उसने आपको कैसे पहचाना? अरे वो कालामणि थी। बचपन में हम एक साथ पढ़ते थे, खेलते थे। इतने सालों बाद मिलकर वो छोड़ ही नहीं रही थी। बिल्कुल पागल है। क्या? किसका नाम लिया तूने? अरे कालामणि पिताजी, वही जो मेरे साथ पढ़ती थी, हम साथ में खेलते थे। उसने तुझसे क्या कहा? अरे लड़की का दिमाग खराब हो गया। बचपन में मैंने उसे खेल खेल में कहा था कि तू मेरी पत्नी बनेगी। उसने उस बात को सच मान लिया है। सोचिए, कह रहे थे कि मैं तुम्हारी राह देखते बैठी हुई हूँ। ये क्या सर्वनाश कर दिया तूने नयन? मैंने क्या किया पिताजी? आप अचानक ऐसा क्यों कह रहे हैं? अरे वो कालामणि कोई साधारण नहीं है, वो खतरनाक लड़की है। वो सब कुछ बर्बाद कर देगी। मतलब उसने क्या किया है? ये लगभग 7-8 साल पहले की घटना है। हमारे गांव में अचानक एक दल तांत्रिक आए। वे कहां से आए कोई नहीं जानता, लेकिन वे शमशान के पास डेरा डाले हुए थे। उसके बाद कुछ ही दिनों में गांव के लड़के लड़कियां गायब होने लग गए थे और उनके बिना सिर वाले शव नदी किनारे कभी जंगल के बीच मिलने लगे। गांव के लोगों में गुस्सा बढ़ने लग गया था। सभी को शक उन तांत्रिकों पर पड़ा और एक दिन सभी ने मिलकर रात को शमशान जाने का फैसला किया। मैं भी गांव वालों के साथ था। वहां जाकर देखा तो वहां जो देखा वो मैं जन्मों जन्मों तक नहीं भूल पाऊंगा, कभी नहीं भूलूंगा। ओम तंत्राय विरूपाक्ष कलंकिनी तृतीय देवी नाम कुरु कुरु स्वाहा। ओम तंत्राय विरूपाक्ष कलंकिनी तृतीय देवी नाम कुरु कुरु स्वाहा। अब समय आ गया है। खग लेकर आओ, लड़की को हंडी कांट पर बिठाओ। खबरदार, और एक कदम भी आगे बढ़ाए तो शैतान पाखंडियों, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम तंत्र साधना के नाम पर एक निर्दोष बच्ची की बलि देते हो। बाधा मत डालो, ये तंत्र साधना है।
इससे गांव का कल्याण होगा, मंगल होगा। गांव के मंगल के नाम पर तुम एक के बाद एक बलि दे रहे हो। कितनी माताओं की गोद खाली की है तूने। तुझे शर्म नहीं आती? प्यादा कोई है? इन्हें पकड़ कर ले जाओ यहाँ से, सबका न्याय होगा। ए दीनानाथ, अपनी भतीजी को लेकर जा। अरे काला मणि तो डर से सिमट गई है। जरा सा और ना होता तो क्या सर्वनाश होता। उठ काला मणि बेटी, उठ जा बेटी। काला मणि देख तो सही बेटी, अब कोई डर नहीं है। जमींदार जी ने उन शैतानों को पकड़ लिया है बेटी। उस दिन किसी को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे काला मणि के व्यवहार में खास बदलाव देखने को मिल रहा था। काला मणि चुप रहती थी, गांव की लड़कियों से ज्यादा बात नहीं किया करती थी वो। एक दिन काला मणि अपने चाचा के साथ नाव से नदी किनारे जा रही थी। वह घनघोर बरसात का दिन था। नाव ने अभी उत्तर घाट से चलना शुरू ही किया था कि नदी का पानी उफान कर दुगना हो गया था। आसमान काला हो गया था। अचानक माजी ने काला मणि के काका दीनानाथ से कहा, अच्छा तुम नाव से उतर जाओ, नाव में अब जगह नहीं होगी। ये क्या बात है माजी भाई, मैं तो बहुत पहले से बैठा हुआ हूँ, मैं क्यों उतरूं? बैठे हो तो क्या हो गया, मेरी नाव में इतने लोग नहीं जा सकते। एक तो बरसात का दिन है, ऊपर से बारिश शुरू हो गई है। इस तूफानी नदी में मैं इतने लोगों को नहीं ले जाऊंगा। अरे क्या मुसीबत है, बाकी और भी तो कई लोग हैं, उन्हें उतरने को क्यों नहीं कह रहे हो तुम? हाँ, मैं भतीजी को लेकर जा रहा हूँ, मैं नहीं उतरूंगा, बिल्कुल भी नहीं। क्या तुम्हारी मर्जी है क्या? कहता हूँ उतर जाओ, वरना गर्दन पकड़ कर उतार दूंगा, समझ गए तुम? क्या तुम्हारी इतनी हिम्मत? मैं पैसे देकर जा रहा हूँ, मुफ्त में नहीं जा रहा हूँ, इसलिए मुझे आंखें मत दिखाओ, मैंने कह दिया है। ए माझी, तुम बिना वजह मेरे चाचा जी से झगड़ा क्यों कर रहे हो? अगर हमें नहीं ले गए तो तुम्हारी नाव डूब जाएगी, तुम्हारे नाव के सारे लोग डूबकर मर जाएंगे। अरे क्या बदतमीज लड़की है रे, जितनी उम्र नहीं उससे ज्यादा तो बातें। ए उतरो उतरो, कह रहा हूँ उतरो। मैं तुझे और तेरे चाचा को अब नहीं ले जाऊंगा, ठीक है? जाओ। ये कहकर माजी ने काला मणि और उसके चाचा को नाव से नीचे उतार दिया था और माजी के नाव लेकर रवाना होते ही जोरदार बारिश शुरू हो गई और साथ में तेज हवा भी। और उन हवाओं के जोर से नाव कढ़ाई की तरफ इधर उधर हिलने लगी। सभी यात्री डर और दहशत से चिल्लाने लग गए थे, बचाओ बचाओ, कोई है, बचाओ, नाव डूब रही है हमारी, बचाओ। लेकिन उसी दिन से गांव में काला मणि की बात फैल गई थी। सबको शक हुआ कि तांत्रिकों ने बलि देने से पहले काला मणि को बिठाकर जो मंत्र पढ़ा था, उसी के कारण उसके अंदर ये शक्ति आ गई है। इसके बाद उसे जैसे जो कहती वही सच हो जाता था और उसके चाचा भी शक्ति का खास फायदा उठाते थे। इसी तरह गांव के लोग काला मणि से दूर रहने लग गए थे, जिसके चलते शादी की उम्र निकल जाने के बावजूद काला मणि की कभी शादी नहीं हो पाई थी और वो आज तक कुंवारी बैठी है। लेकिन अब सुन रहा हूँ कि वो तेरे लिए इंतजार कर रही है। देखिए पिताजी, मैं ये सब नहीं मानता, काला मणि ऐसी लड़की नहीं है। देखिए, आपके नाम मानने से वो झूठ नहीं हो जाएगा। जो अफवाह है उसमें सच्चाई तो होगी। नहीं नहीं, मुझे उस लड़की की निगाहें अच्छी नहीं लगी। नहीं नहीं नयन, मैं कहता हूँ जब उसने तुझसे इतना कुछ कहा है तो चल हम उसके पास चलते हैं। तू उससे अच्छे से बात करके माफी मांग लेना, मैं ये सब झमेला नहीं चाहता हूँ। हाँ, पिताजी बिल्कुल सही कह रहे हैं, तुम लोग अभी जाओ। काला मणि, ए काला मणि, काला मणि। अरे जमींदार जी, क्या सौभाग्य है, इस गरीब के घर में आपको मैं अब कहाँ बिठाऊंगा? दीनानाथ, हम बैठने नहीं आए हैं, जरा तुम काला मणि को बुला दो, उससे जरूरी काम है। काला मणि तो घर पे नहीं है, लेकिन क्या बात हुई? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है चाचा, काला मणि कहाँ हो सकती है? अगर आप मुझे बता पाते तो। इस समय वो उत्तर की नदी किनारे पानी भरने जाती है, आज भी लगता है वहीं गई होगी। बस जमींदार जी और नयन ने एक पल की भी देरी नहीं की। वो बेसुध होकर उत्तर की नदी की तरफ चल पड़े। नदी के किनारे होगला के पेड़ के नीचे कुछ चीजें पड़ी देखकर
जमींदार जी और नयन रुक गए। जमींदार जी ने कहा, नयन वो देख। चलिए चल के देखते हैं। वो क्या है पिताजी? काला जादू। वो काला जादू की चीजें हैं नयन, इसका मतलब काला मणि काला जादू करती है। पिताजी, उस लड़की की गुड़िया में इस तरह सुई क्यों चुबो कर रखी है? क्या बात है, आप जानते हैं? नहीं जानता, मैं सब नहीं जानता नयन, लेकिन इतना समझ रहा हूँ कि काला मणि जरूर कोई अनिष्ट साधना करती है। पेड़ के नीचे पड़ी वो गुड़िया, सिंदूर, गुड़हल के फूल और वो ये सब चीजें रखी है, ये सब चीजें काला जादू के लिए होती है। छी 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 छी, मैंने उसे इतनी अच्छी लड़की समझा था, अब तो मुझे उससे घिन आ रही है। चलिए चलिए घर चलते हैं पिताजी, अब एक पल भी यहाँ नहीं रुकेंगे। सर्वनाश हो गया है जमींदार जी, सर्वनाश हो गया। क्यों, क्या हुआ हरू? इतने लोग क्यों हैं? छोटी बहू नहीं रही जमींदार जी। क्या? ये तुम क्या बक रहे हो? हाँ, मणिमाला तो घर में ही है, इतनी देर में उसे क्या हो जाएगा बताओ? मैं नहीं जानता छोटे मालिक। उनकी चीख सुनकर कमरे में दौड़कर गया तो देखा कि वहाँ वो खून की उल्टी कर रही थी। मैं वैद्य जी को बुलाने भागा, लेकिन आकर देखा तो सब खत्म। नहीं, ये झूठ है, ये नहीं हो सकता, ये किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता। मणिमाला हो सकता है ये सब उसी काला मणि जादू का असर है नयन, उसी का असर है। हमने जो 3 गुड़िया देखी उनमें से लड़की की गुड़िया बहू थी, समझे नयन, जिसके पेट में सुई चुभई हुई थी। हाय 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 हाय, काला मणि तूने ये क्या सर्वनाश कर दिया। मणि, काला मणि ने मुझसे बदला लेने के चक्कर में तुम्हें खत्म कर दिया मणि। मैं तुम्हें बचा नहीं पाया, मुझे माफ कर दो मणि, मुझे माफ कर दो मुझे। बहू हमें माफ करेगी या नहीं ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं उस काला मणि को माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं। उसने हमारे घर की लक्ष्मी को छीन लिया है। काला मणि। इसका मतलब मेरी माताजी यूं ही खून की उल्टी करके नहीं मरी, मेरी माँ को उस डायन काला मणि ने खत्म किया था। हाँ, तुम्हारी माँ को? इसका मतलब तुम जमींदार के पोते हो? हाँ, मेरे पिताजी अभी के जमींदार उदय प्रताप सेन हैं, लेकिन उसके बाद क्या हुआ बताइए? उसके बाद जमींदार जी और उनका बेटा वहाँ से सीधे काला मणि के घर गए। उस दिन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी थी, चारों तरफ अंधेरा था। काला मणि को तेज बुखार था, बुखार से वो बेहोश थी। जमींदार जी और उनका बेटा, काला मणि, एक काला मणि, डायन कहाँ छिपी है तू? मेरे घर की लक्ष्मी को खत्म करके कहाँ छिप रही है? अब जमींदार जी, काला मणि ऐसा कुछ नहीं कर सकती, वो तो बुखार में बेहोश पड़ी है। अच्छा, हाँ? मैदान के किनारे हमें उसके द्वारा बनाई हुई गुड़िया मिली है और उसमें सुई चुभा कर रखी हुई है। वो भी क्या झूठ है। गांव वालों ने उसका बहुत अत्याचार सहा है, लेकिन अब और नहीं। दीनानाथ, अगर भला चाहते हो तो उसे बाहर निकाल दो, वरना मैं तेरा घर जला दूंगा। आज मुझे कोई नहीं रोक पाएगा दीनानाथ। उसने मेरी बहू को खा लिया है, मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। गुरुजी आइए। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सच में कुछ नहीं किया है। मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती, मैं सच कह रही हूँ। चुप काला मणि, चुप। तुझे मैंने दोस्त समझा था और तू। गुरुजी, इस डायन के कारण इस गांव में बहुत ज्यादा सर्वनाश हो गया है, लेकिन अब और नहीं होगा। कहते हैं ना कि शैतान का अंत रखना ही नहीं चाहिए। नहीं जमींदार जी, नहीं, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। काला मणि निर्दोष है। उस दिन दीनानाथ की बात किसी ने नहीं मानी। काला मणि को घसीटकर गांव के आखिरी छोर पर ले गए। कपालिक ने अपनी खड़ग से मंत्रोच्चारण करते हुए पल भर में काला मणि का सिर उसकी धड़ से अलग कर दिया। उसकी आखिरी चीख नदी के शोर में घुल गई, हमेशा के लिए।
इतने दिनों बाद डायन का साया इस गांव से आखिरकार हट ही गया। नहीं पिताजी, ऐसा नहीं होगा। उसकी जहरीली नज़र इस गांव को फिर कभी नुकसान ना पहुंचा सके, उसके लिए व्यवस्था करनी होगी। हम उसकी एक आदमकद मूर्ति बनाकर इस नदी के किनारे स्थापित कर देंगे। उसका चेहरा गांव की उल्टी दिशा में रहेगा, जिससे उसकी जहरीली नज़र फिर कभी इस गांव की तरफ नहीं पड़ेगी। अच्छा है, बहुत अच्छा है, तो वैसा ही कीजिए गुरुजी। ठीक है, मैं तंत्र मंत्र और इस तावीज से मूर्ति को स्थापित कर देता हूँ। और एक बात हमेशा याद रखना, भविष्य में कोई इसके बारे में चर्चा ना करे। जरूर। और कालामणि के इस बिना सिर वाले शरीर को रात के अंधेरे में उसी पेड़ के नीचे दफना दिया जाए जहाँ बैठकर वो ये षड्यंत्र करती थी। उसका शव वहीं पे सड़ते रहना चाहिए। ठीक है, ऐसा ही होगा। इसके बाद ही इस नदी के किनारे गांव के छोर पर कालामणि की आदमकद मूर्ति रख दी गई और उसके नीचे ताबीज कवच से उसे बांध दिया गया ताकि उसकी जहरीली नजर गांव की तरफ ना पड़े। ओह अच्छा, तो इस मूर्ति की ये कहानी है। बहुत अच्छा हुआ, ऐसी डायन के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए था। छोटे मालिक, ओ छोटे मालिक। अरे हारू दादाजी, अब समय हुआ है तुम्हारे आने का। कितनी देर से इंतजार कर रहा हूँ जानते हैं। और क्या बताऊं छोटे मालिक, इतनी जोर से बारिश हुई कि बैलगाड़ी कीचड़ में फंस ही गई। जमींदार जी भी आ रहे थे। पिताजी आए हैं? कहाँ हैं पिताजी? उनकी धोती में कीचड़ लगकर हालत बुरी हो गई है। नदी में उतरकर धोने गए हैं वो। पिताजी, पिताजी। बेटा, मेरा बेटा, कितने दिनों बाद देखा है तुझे बेटा। तू ठीक तो है ना? मैं तो ठीक हूँ पिताजी, लेकिन आपने मुझसे माताजी की मौत के बारे में झूठ क्यों कहा? माताजी की खून की उल्टी से मौत हुई थी, लेकिन उसके पीछे तो कालामणि का हाथ था। बेटा, तूने कालामणि का नाम कैसा जाना? और ये बात तुझे किसने बताई? वही बारिश के समय नदी के किनारे एक शेड के नीचे हमने शरण ली थी, वही एक महिला ने आकर कालामणि की कहानी सुनाई। आप बताइए, आपने मुझसे झूठ क्यों कहा था? अब मैंने तुमसे झूठ नहीं कहा था बेटा। पहले हमने भी सोचा था कि कालामणि ने तेरी माँ को काले जादू से मारा है। ऐसा नहीं था। बाद में पता चला था कि तेरी माँ ने गलती से जहरीली गोली खा ली थी, इसीलिए खून की उल्टी की वजह से वो मर गई। तो फिर कालामणि का जो आप लोगों ने सिर काट कर मार दिया और उसका शरीर नदी के किनारे मैदान में दफना दिया, निर्दोष होने के बावजूद उसे ऐसी सजा मिली? ये बात तुझे कैसे पता चली? जब हमने कालामणि की लाश को दफनाया था, वहाँ तो कोई भी नहीं था। गांव के लोगों को तो ये सब पता ही नहीं था। कहाँ है वो महिला जिसने तुझे ये सब बताया था? वो तो नदी के किनारे बैठी थी। उदय और नयन हड़बड़ी में उसी जगह पर आते हैं और देखते हैं वहाँ कोई नहीं है। अचानक हारू कांपते कांपते कहता है, जमींदार जी, वो देखिए, कालामणि की मूर्ति का मुंह गांव की तरफ घूम गया है। ये कैसे संभव है? इसका मतलब अब उसकी बुरी नजर फिर से गांव की तरफ पड़ेगी। पिताजी, पिताजी आपको क्या हुआ? आंख खोलिए पिताजी। उदय, जमींदार जी की नब्ज तो चल ही नहीं रही है।